पुनर्जन्म के बाद याओ ने डिसाइड किया कि वो इस बार लड़की नहीं लड़का बनेगी ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी का बदला अपने बॉयफ्रेंड से ले सके। सुनने में ये बातें बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगती हैं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे ही लड़की के बारे में है जो कि अपना बदला लेने के लिए अपने जेंडर को ही बदल देती है। पुनर्जन्म के बाद याओ ने डिसाइड किया कि वो इस बार लड़की नहीं लड़का बनेगी ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी का बदला अपने बॉयफ्रेंड से ले सके। सुनने में ये बातें बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगती हैं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे ही लड़की के बारे में है जो कि अपना बदला लेने के लिए अपने जेंडर को ही बदल देती है। सो कहानी किंग फैमिली के एंसेस्ट हॉल से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम हमारी फीमेल लीड किंग याओ को देखते हैं, जिसका अभी अभी रीबर्थ हुआ था। याओ अपने फैमिली के बारे में बताती है कि उसके किंग फैमिली के पास ऐसी पावर है कि जब भी इसकी फैमिली का कोई भी मेंबर 18 का होता है तो उनकी ग्रीन स्नेक ब्लड लाइन ओपन हो जाती है, जिसकी मदद से अगर वो पर्सन चाहे तो अपने जेंडर को पूरी तरीके से बदल सकता है और एक अलग जिंदगी जी सकता है। आज याओ का भी 18 बर्थडे होता है, इसलिए उसे भी ये मौका मिलता है। फैमिली के हेड उसे पूछते हैं कि बताओ तुम आगे अपनी लाइफ में एक लड़का बन के बिताना चाहती हो या फिर एक लड़की। याओ ये सुनते ही अपने बॉयफ्रेंड हुओ सुआन की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड के लिए लड़की बनना चूज किया था, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मैंने अपने पेरेंट्स की बातों को भी अनसुना कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन जब मैं 50 साल की हुई और मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तब मेरे सामने मेरे अपनों की सच्चाई आई। पता चलता है कि जो याओ का बॉयफ्रेंड होता है उसने कभी भी याओ से प्यार नहीं किया था, वो तो बस उसके साथ उसके पैसों की वजह से उसके साथ रह रहा था। और याओ के इस बर्थडे पे उसके हस्बैंड और उसके बच्चों ने बड़े ही चालाकी से केक के अंदर जहर मिला दिया था, जिससे जैसे वो खाती है उसकी हालत खराब होने लगती है। वो अपने हस्बैंड अपने बच्चों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। और तब जाकर याओ को इन तीनों की सच्चाई पता चलती है। वो अपने बच्चे अपने हस्बैंड को समझाती है कि उसने उनके लिए कितना कुछ किया है, उसकी वजह से उसका हस्बैंड आज कैपिटल का सबसे अमीर इंसान है। उसने अपने बच्चों को सबसे अच्छी जगह पर पढ़ाई है, लेकिन कोई भी उसका साथ इस समय नहीं दे रहा है। तभी यहाँ पे सुआन की गर्लफ्रेंड सु आती है, जिसे देखकर याओ से कहती है कि ये तो तुम्हारी बहन है ना। सुआन कहता है कि तुम सच में कितनी ज्यादा भोली हो, ये मेरी बहन नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है और ये कई सालों से मेरी साथ है। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए झूठ बोला था कि ये मेरी बहन है ताकि ये मेरे साथ तुम्हारे घर में रह सके। अगर मैं तुमसे ये कहता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो क्या तुम इसे मेरे साथ रहने देते। याओ को ये जानकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है, वो वहीं पे मर जाती है। इसलिए जब याओ का फिर से रीबर्थ होता है तो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए उसकी गलतियां इस बार दोहराती नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। और इस बार वो लड़की नहीं बल्कि लड़का बनने का डिसीजन लेती है और अपने ग्रीन स्नेक ब्लड लाइन का यूज करते हुए वो इस प्रक्रिया को पूरा कर लेती है। दूर से उसका बॉयफ्रेंड उसे देख रहा होता है और कहता है कि अगर इसके पास पैसे नहीं होते ना तो मैं इसके आसपास भी कभी नहीं आता। दूसरी तरफ फैमिली हेड जैसे याओ के ब्लड लाइन को देखते हैं वो पहचान लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा तो एक बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम अपने जेंडर को क्यों बदल रही हो। ये सुनकर याओ इस बात का आंसर नहीं करती है, वो बस अपने फैमिली हेड से ये कहती है कि 7 दिन के अंदर वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, लेकिन उससे पहले वो इसके बारे में किसी को भी कुछ ना बताएं। सभी प्रक्रिया कंप्लीट होते ही तुरंत बॉयफ्रेंड याओ से मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हो, सच में तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तुमने बताया था कि तुम्हारे कबीले में एक बंधन होता है, जीवन भर का बंधन, मैं उसे तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों पूरी लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ जीवन बंधन के बंधन से बंधे रहें। बॉयफ्रेंड की ये बातें सुनकर याओ को उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि पुरानी जिंदगी में बॉयफ्रेंड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए वो सोचती है कि कहीं इसका भी रीबर्थ तो नहीं हुआ है ना। लेकिन फिर भी वो उसके बात को मान लेती है और कहती है कि ठीक है। फैमिली हेड दोनों को पूर्वजों के मंदिर में लेकर जाते हैं, फिर दोनों ही शादी की कसमें खाते हैं और अपने अपने बाल को हेड को दे देते हैं, जिससे वो अग्नि कुंड में जला देते हैं। बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें देखकर ये सोच रहा था कि उसकी शादी याओ के साथ कंप्लीट हो गई ये सारी चीजें करके, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये कोई शादी बंधन नहीं है, ये तो गुप्त आत्मिक बंध है जिसे याओ ने बड़े ही चालाकी से उसके साथ कर दिया है। और ये बंध कैसे काम करता है वो तो बॉयफ्रेंड को आगे ही चल के पता चलेगा। वेल अगले ही मॉर्निंग बॉयफ्रेंड याओ के घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो याओ के पेरेंट्स को बता देता है कि उसने याओ के साथ शादी कर लिया है, वो भी पूर्वजों के मंदिर में, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। और अब उसे याओ के फैमिली से उसे दहेज चाहिए, क्योंकि वो एक लड़का है और उसे याओ को दहेज देना था, लेकिन वो एक गरीब इंसान है और उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो याओ की फैमिली से दहेज मांग रहा होता है। ये बातें याओ के पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा बेतुकी लगती है, लेकिन फिर भी वो सारी बातें सुन रहे होते हैं और बॉयफ्रेंड बहुत ही बेशर्मों की तरह सभी चीजें मांग रहा होता है जो कुछ भी उसे पसंद होता है, चाहे वो याओ का घर हो, उसके एक्सपेंसिव कार हो या फिर उसके हिल्स हो। ऐसे ही याओ के पास जितने भी शेयर्स हैं, उसके पास बैंक में जितने भी पैसे हैं, वो सारे पैसे भी वो मांग रहा होता है। बॉयफ्रेंड के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और याओ को समझाते हैं कि वो इस लड़के से शादी ना करे, क्योंकि ये लड़का उनके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। और साथ ही पिता तो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो बॉयफ्रेंड को मारने के लिए आगे भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बॉयफ्रेंड बताता है कि उसने याओ के साथ जीवन भर का बंधन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब वो किसी और से शादी नहीं कर सकती है। याओ सभी को शांत करती है और फिर उसके बाद जो कुछ भी चीजें होती हैं, जितनी भी एक्सपेंसिव पैसों वाली चीजें होती हैं, वो सारी चीजें एक एक करके वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है,
है, चाहे उसके पास जितने भी विलास होते हैं, एक्सपेंसिव कार होते हैं, उसकी सेविंग होती है या फिर शॉपिंग मॉल होते हैं, ऐसे ही उसके पास जितने भी चीजें होती हैं वो उन सभी के पेपर्स लाकर उसके सामने रख देती है, जिससे बॉयफ्रेंड बहुत ही ललचाई नजरों से देख रहा होता है। अब सब कुछ मिल जाने के बाद भी बॉयफ्रेंड शांत नहीं रहता है। वो याओ से यहाँ तक कह देता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स मर जाएंगे तो ये जो बड़ी सी हवेली है इसे भी तुम मेरे नाम में ट्रांसफर कर देना। याओ इस चीज के लिए भी मान जाती है और जैसे ही बॉयफ्रेंड की पहली इच्छा पूरी होती है उसके हाथ पे हरे सांप की एक स्कल दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर तो बॉयफ्रेंड घबराने लगता है। लेकिन याओ उसे समझाती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ जीवन भर का बंधन बनाया था ना, ये उसका टोकन है, इसे देखकर डरो मत। लेकिन ये तो कोई टोकन वोकन नहीं होता है, ये तो एक मोहर होती है जिसे याओ ने बड़े ही चालाकी से बदल दिया था और यही गुप्त आदमिक बंध है। अगर याओ अपने बॉयफ्रेंड के ऐसे ही 3 इच्छा को पूरा कर देती है तो उसके हाथ पे 3 सांप के स्केल आ जाएंगे और उसके बाद याओ अपने बॉयफ्रेंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। याओ अपनी पहली कामयाबी को देखकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश होती है और बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इन सारी काम की जिम्मेदारियों के तले दबो नहीं, बल्कि एक महारानी की तरह जिंदगी गुजारो। कुछ दिन ऐसे ही आराम से बीत जाते हैं और याओ कमरे में बैठी होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड भागते हुए इसके पास आता है और बताता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसे अभी खून चाहिए। और फिर वो याओ के हाथ को पकड़ता है और उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और बिना उससे पूछे उसके ब्लड को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए निकालने के लिए कह देता है। याओ भी जब सू को यहाँ पे देखती है तब वो समझ जाती है कि अच्छा, इसे ये अपनी सिस्टर कहकर अपने पास लेकर आया था रहने के लिए और ये उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो इतना ज्यादा वरीड हो रहा है। वो बिना किसी सवाल के उसे ब्लड देने के लिए मान जाता है और नर्स उसकी बॉडी से ब्लड निकालने लगती है। धीरे धीरे याओ की बॉडी से सू को बचाने के लिए 1000 मिलीलीटर से भी ज्यादा ब्लड निकाल दिए जाते हैं, जिस वजह से याओ कमजोर होने लगती है। नर्स भी उसकी कमजोरी को देख रही होती है और बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब हमें इनके पास से खून नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। लेकिन बॉयफ्रेंड को याओ की फिक्र नहीं होती है, उसे तो अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र होती है। इसलिए वो नर्स से कहता है कि जब तक ब्लड पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ब्लड को निकालना होगा और वैसे भी ये मेरी वाइफ है, मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। बॉयफ्रेंड की बातें सुनकर आसपास के जितने भी मरीज और लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा बुरा है, एक बार भी अपनी वाइफ के बारे में नहीं सुन रहा है और बस अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तो ये भी नहीं देख रहा है कि इस वजह से इसकी वाइफ की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। कुछ लोग याओ को भी समझाते हैं कि वो ब्लड ना दे, लेकिन याओ कहती है कि वो उसका हस्बैंड है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। साथ ही वो अपने पुरानी लाइफ के बारे में भी सोच रही होती है। जब उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है तब अपने ब्लड का यूज करके वो अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाती है और इस बार भी सिर्फ और सिर्फ वो अपने बॉयफ्रेंड की खुशी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए ब्लड दे रही है। बहुत ही ज्यादा ब्लड देने की वजह से याओ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसका मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन वो फिर भी शांत रहती है और जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ पे दूसरे हरे सांप का स्कल देखती है वो अपने मन में कहती है कि बस मुझे एक ही विश को पूरा करना होगा। लेकिन जब कुछ समय के बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि ज्यादा खून देने की वजह से उसके ट्विंस बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब वो याओ के ऊपर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। याओ सोचती है कि उसकी पुरानी जिंदगी में उसने उन 2 बच्चों को पैदा किया, उसका पालन पोषण किया, उन्हें एक अच्छी लाइफ दी, लेकिन उन्होंने इसके लिए क्या किया। इसलिए अच्छा हो कि वो दोनों इस दुनिया में कभी पैदा ही ना हो। इन सब के ठीक हो जाने के बाद जब वो घर पे आती है तब वो काफी कमजोर होती है, इसलिए बॉयफ्रेंड सू को घर पे ला देता है ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके इस समय। लेकिन सू तो यहाँ पे आने के बाद उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन तब यहाँ पे बॉयफ्रेंड आ जाता है और याओ को काम करते हुए देखकर वो काम सू को करने के लिए कहता है और याओ को अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम अभी ठीक नहीं हो। बॉयफ्रेंड का याओ की तरफ ये थोड़ा सा प्यार भी सू से बर्दाश्त नहीं होता है और वो टेबल पे रखे हुए दूध के ग्लास को उठाती है, फिर उसके साथ कुछ गलत करने का प्लान बनाती है। याओ जब कमरे में आराम कर रही होती है तब वो बॉयफ्रेंड से कह के उसी दूध के ग्लास में नशीला पदार्थ मिला के उसे पिलाने के लिए कह देती है और बॉयफ्रेंड ऐसा ही करता है। जब याओ उस दूध को पी लेती है तब धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगता है और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि वो एक होटल के कमरे में है जहाँ पे सू बॉयफ्रेंड तो होते ही है लेकिन साथ में यहाँ पे एक अनजान पर्सन भी होता है। थोड़ी देर के अंदर पता चल जाता है कि ये जो अनजान पर्सन है उसके डॉगी को कुछ समय पहले ही सू ने एक्सीडेंट करके जान से मार दिया था, इसलिए वो कंपेंसेट करने के लिए याओ को एक रात के लिए इस अनजान पर्सन को दे रही है। सब कुछ जानने के बाद वो घड़ी की तरफ देखने लगती है। 7 दिन पूरे होने में सिर्फ 5 मिनट बचा था। वो सोचती है कि ये अच्छा मौका है तीसरी विश पूरी करने का, लेकिन फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम भी ऐसा चाहते हो कि मैं किसी और इंसान के साथ रात बिताऊं। ये सुनकर बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि बस एक बार उसकी बात मान ले, उसके बाद वो जीवन भर उसे किसी को भी नहीं देगा। ये बात सुनकर उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उसके हाथ पे काट लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी और इंसान के साथ सोऊं। ये सुनकर वो ना ही कुछ कहता है और ना ही कुछ करता है, बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो अनजान पर्सन धीरे धीरे याओ की तरफ बढ़ने लगता है। अब जब तक समय पूरा नहीं हो जाता है तब तक याओ उससे बचने की पूरी कोशिश करती है और जैसे ही समय पूरा होता है याओ का लिंग परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से तेज सी रोशनी बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे उसकी खाल भी छिलने लगती है। और तो और जब वो इस प्रक्रिया के दर्द से याओ जोर से चीखती है तब उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वो अनजान इंसान बुरी तरीके
तरीके से डर जाता है और बॉयफ्रेंड को तुरंत वापस आने का मैसेज भेज देता है। इधर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही बॉयफ्रेंड नोटिस करता है कि उसके हाथ पे 3 हरे स्कल बाहर आ चुके हैं। सू उसे देखकर पूछती है कि वो क्या है। तब बॉयफ्रेंड वही बात बताता है जो याओ ने उसे बताई थी। वो कहता है कि मैंने याओ की फैमिली के साथ एक बंधन बनाया था। जैसे जैसे याओ मुझसे ज्यादा प्यार करने लगेगी वैसे वैसे ये स्कल बढ़ने लगेंगे। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात ट्रिगर होती है कि इसमें मैंने उसके साथ इतना ज्यादा गलत किया था, तो आखिर ये तीसरा स्कल अचानक से कैसे आ गया? कहीं जो उसने मुझे बताया था कहीं उसका मतलब तो कुछ और तो नहीं। और तभी वो उस अनजान पर्सन का मैसेज चेक करता है जिसमें लिखा था कि जल्दी वापस आओ। दोनों तुरंत भागते हुए वापस से उस होटल के कमरे में जाते हैं जहाँ पे वो होटल के कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से बंद होता है। इसलिए वो पहले आवाज देते हैं, लेकिन जब अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आता है तब बॉयफ्रेंड दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे किसी का आदेश मिलता है कि वो जल्दी से झुक जाए और नील डाउन हो जाए। आवाज सुनते ही वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और नील डाउन हो जाता है। सू ये देखकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड बताता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो अनजान पर्सन को तलाशने लगते हैं। कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है और तभी बाथरूम से किसी मेल की छवि दिखाई देती है जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो बाथरूम में है। दूसरी तरफ वो अनजान पर्सन काफी डरा सहमा सा एक कोने में बैठा होता है क्योंकि उसके आसपास लड़की के बाल होते हैं और शरीर के चमड़े चारों तरफ गिरे हुए होते हैं। वो काफी डरा होता है और कहता है कि आखिर कोई लड़की एक लड़के में कैसे बदल सकती है। तभी उन्हें फिर से कमरे में किसी की आवाज आती है। आवाज सुनकर दोनों बुरी तरीके से डरने लगते हैं। तभी बॉयफ्रेंड का वो हाथ जिसपे तीनों स्कल बना हुआ होता है वो उसकी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टेबल पे रखी चाकू को उठा लेता है और बॉयफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वो अपने दूसरे हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही सू भी उसकी मदद कर रही होती है जिस वजह से वो दोनों मिलकर उस चाकू को रोकते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। इसके बाद वो अनजान पर्सन टैन को आवाज देते हैं कि सब कुछ सही है, वो बाहर आ सकता है। कुछ देर आवाज देने के बाद टैन धीरे धीरे डरते हुए बाहर आता है। उसे देखकर वो लोग उसके बारे में पूछ रहे होते हैं और साथ ही याओ के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो आते ही इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि सू को थप्पड़ मारता है और बॉयफ्रेंड के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तो मैं बाद में लूंगा। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि आखिर क्या हुआ है, बात तो पूरी बता दो। लेकिन वो काफी डरा और गुस्से में होता है इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड डरी हुई बाथरूम में होगी, इसलिए वो धीरे धीरे बाथरूम में जाता है। लेकिन जैसे वो अंदर जाता है वहाँ पे कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है जिसके पैरों में बड़े बड़े बाल होते हैं। उसने एक बड़ा सा कोट पहना होता है और जैसे वो बॉयफ्रेंड के सामने आता है वो उसे देखकर थोड़ा डर जाता है और फिर वो अपनी वाइफ याओ को ढूंढने लगता है और उस इंसान से पूछता भी है कि उसकी वाइफ कहाँ पे है। तब वो सामने खड़ा इंसान जो कि याओ ही होती है जिसका लिंग पूरी तरीके से बदल गया होता है, वो उसे देखकर कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? और फिर वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए बाथरूम से बाहर लेकर आती है। बाहर आने के बाद भी बॉयफ्रेंड को पता नहीं चल रहा होता है कि सामने खड़ा हुआ लड़का उसकी वाइफ है और ना ही सू को समझ में आ रहा होता है। इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि ये टैन का ही कोई पर्सन है और ये दोनों साथ में मिलकर याओ के साथ मजे करना चाहते हैं। वो कह देते हैं कि ठीक है, अगर आप किसी के साथ मिलकर उस लड़की के साथ मजे करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे भी वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन ये सुनकर तो टैन गुस्सा हो जाता है और सू के ऊपर हाथ उठा देता है। लेकिन वो याओ के साथ बहुत ही अलग तरीके से पेश आता है क्योंकि उसने याओ को पूरी तरीके से बदलते हुए देखा था। इसलिए वो याओ को जब भी देखता है वो उसे देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और उसके दिए हुए हर एक आदेश का पालन करता है। यही नहीं, वो याओ को यंग मास्टर भी कह के बुलाने लगता है और जब याओ उसे बालकनी से जंप करने के लिए कहती है तब वो 1 मिनट भी सोचने में नहीं लगाता है, वो कूदने का डिसीजन कर लेता है। ये देखकर दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की बातें नहीं सुनता है और बालकनी से सीधा नीचे छलांग लगा देता है। ये देखकर बॉयफ्रेंड और सू दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। दोनों डरते हुए याओ से पूछते हैं कि वो कौन है। तब याओ अपना पूरा नाम बताती है, किंग याओ। पूरा नाम सुनने के बाद भी ना ही सू और ना ही बॉयफ्रेंड उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि ये किंग याओ का कोई भाई है और वो उसे यंग मास्टर ब्रदर कह के बुलाने लगते हैं। बॉयफ्रेंड याओ के भाई को यहाँ पे देखकर ऐसा सोचता है कि कहीं ये पूरी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए तो नहीं आया ना, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हारी बहन मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उसने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है और अगर तुम चाहते हो कि वो सारी चीजें तुम वापस ले सकती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बहन अंदर ही है, अगर चाहो तो पूछ लो। ये सुनकर वो उसे बाथरूम में धक्का देते हुए लेकर जाती है और कहती है कि बताओ मेरी बहन कहाँ पे है। वो उसे कई बार आवाज देता है लेकिन अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आती है। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबराने लगता है। वो यंग मास्टर से डर भी रहा होता है इसलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन यंग मास्टर उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता है। वो उसे धक्के मारते हुए नीचे गिरा देता है और अपनी असली पहचान के बारे में बताने लगता है कि वही किंग याओ है और फिर वो उसे अपने गुप्त आदमिक बंध के बारे में उसे बताने लगता है कि किस तरीके से याओ ने अपने बॉयफ्रेंड को अपना नौकर बना लिया और उसकी मास्टर बन गई। पहले तो बॉयफ्रेंड इस सच्चाई को जानकर इस पे विश्वास ही नहीं कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जीवन भर का बंधन, विवाह बंधन तुम्हारे साथ बनाया था, आखिर तुमने उस बंधन को कब चेंज किया। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि उसकी पुरानी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो अचानक से ये सारी चीजें क्यों बदल रही है। यंग मास्टर उसे समझाता है और कहता है कि जो तुमने मेरे साथ बंधन बनाया था वो शादी का बंधन नहीं था, वो तो एक मालिक और नौकर का बंधन था जिसके लिए मैंने तुम्हारे
तुम्हारे 3 इच्छा को पूरा किया था और तब जाकर तुम मेरे नौकर बने थे, और अब तुम चाहो भी तो मेरे किसी भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकते हो। तुम्हें किसी भी हाल में मेरे हर एक ऑर्डर को पूरा करना ही होगा। अब धीरे धीरे जाकर बॉयफ्रेंड को समझ में आ रहा होता है कि वो कौन सी 3 विशेष थी। पहली विशेष, याओ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि अपने माता पिता की भी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी जैसा वो चाह रहा था। फिर दूसरी बार वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्लड लेने के लिए उसके पास आया और याओ ने इसके लिए भी मना नहीं किया। और तीसरी बार जब वो चाहता था कि याओ उसकी गर्लफ्रेंड के लिए टैन के साथ रिश्ता बनाए। अब बॉयफ्रेंड तो बेचारा पूरी तरीके से जाल में फंस गया होता है, लेकिन यंग मास्टर उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है। वो उसे थप्पड़ मारता है और अपने सभी किए गए का बदला एक एक करके उसे लेने लगता है। वो कहता है कि पहला थप्पड़ तुमने मुझे धोखा दिया था, दूसरा थप्पड़ तुमने सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तीसरा थप्पड़ तुमने मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी भी मुझसे छीन ली, चौथा थप्पड़ तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, पांचवा थप्पड़ तुमने मेरी आधी से भी ज्यादा जिंदगी को खा लिया। इस तरीके से वो उसे कई सारे थप्पड़ मारती है, जिस वजह से बॉयफ्रेंड को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी तरह याओ का भी दूसरा जन्म हुआ है। यंग मास्टर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरी पुरानी जिंदगी में मेरी पूरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। बदले में मैंने तुम्हें हर वो चीज दी थी जिसकी तुम्हें चाहती, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए अब से तुम्हारी इस जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं जैसे चाहूँ तुम्हें यूज कर सकती हूँ। सब कुछ पता लगने के बाद बॉयफ्रेंड बाहर आता है। वो याओ की सच्चाई अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रखना चाहता था, लेकिन जैसे वो याओ की सच्चाई कहने वाला होता है वो कुछ नहीं कह पाता है। अचानक से उसकी आवाज चली जाती है। तभी यहाँ पे यंग मास्टर आता है और पिछली बातों से हमें याद आता है कि उसने ये कहा था कि तुम्हें बाहर जाकर मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है। तभी यंग मास्टर के पास किसी का कॉल आता है। पता चलता है कि उसने जो कुछ भी अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे ट्रांसफर किया था सभी चीजें वापस लेने में उससे टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी अभी उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई है। इसलिए वो सोचती है कि जब तक वो सारी चीजें वापस नहीं लेती है तब तक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहेगी, ताकि इस तरीके से वो अपने बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड और इसकी माँ को भी सबक सिखा सके। अब सू तो नहीं जानती थी कि याओ ही यंग मास्टर है, इसीलिए वो यंग मास्टर से ये कहती है कि तुम्हारी बहन ने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बॉयफ्रेंड को बिना दबाव में ट्रांसफर किया था और उस समय मैं भी उसके साथ थी। वो ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि बॉयफ्रेंड को जो कुछ भी मिला होता है वो यंग मास्टर उससे छीन न ले, और इसी चक्कर में वो याओ की काफी सारी बुराई भी कर देती है। बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है। सब कुछ सुनने के बाद यंग मास्टर कहता है कि तुम तो मेरी बहन को मुझसे भी ज्यादा जानती हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ। बाद में वो और भी बातें बताती है कि वो बॉयफ्रेंड की बहन है, लेकिन हमेशा ही याओ उसके ऊपर शक करती रहती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सू हमेशा ही याओ को परेशान करती थी और इसी चक्कर में उसने याओ को चोट पहुंचा दिया था, जिस वजह से उसके कान के पीछे दाग हो गई थी। वेल, जब सू सेम दाग को यंग मास्टर के ऊपर देखती है तो वो क्वेश्चन करती है, लेकिन यंग मास्टर इसे कुछ नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए बॉयफ्रेंड उसे बचाते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन से यंग मास्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही सोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ चली गई, अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो पता नहीं वो कहाँ से यंग मास्टर आ गया है जो कि हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता है। वो गुस्से में यंग मास्टर उसकी बहन को भला बुरा कह रही होती है ताकि ये दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाए, लेकिन बॉयफ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि वो कुछ भी ना करे। और तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है। उसने सू की सभी बातें सुनी होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। वो आराम से बैठ के नाश्ता करने लगता है। ये देखकर सू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि यंग मास्टर ने उसे कुछ नहीं किया, इसीलिए वो उसे कहता है कि अपनी बहन को बाहर बुलाओ, हम सब साथ में नाश्ता कर लेते हैं। असल में याओ को परेशान करना चाहती थी, क्योंकि बॉयफ्रेंड ने उसे झूठ बोला होता है कि उस इंसिडेंट के बाद याओ अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती है, और सू उसे परेशान करने के लिए उसे रोकने के बावजूद सीधा याओ के कमरे में चली जाती है और याओ को ढूंढने लगती है, लेकिन कमरे के अंदर कोई भी नहीं होता है। ये देखकर वो वॉशरूम में जाने वाली होती है, तभी बॉयफ्रेंड उसे आकर उसे रोक लेता है। देखकर सू कहती है कि क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है जो तुम उससे मुझे मिलने नहीं दे रहे हो। और तभी यहाँ पे बॉयफ्रेंड की माँ आती है, जिसे देखकर सभी पिछली बातों के बारे में भूल जाते हैं और उनसे मिलने लगते हैं। आवाज सुनकर यहाँ पे यंग मास्टर भी आती है और बॉयफ्रेंड की माँ को देखकर अपने पास्ट की लाइफ के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि पिछली जिंदगी में इन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जो बॉयफ्रेंड की माँ होती है वो अपने बेटे पे पूरा कंट्रोल रखती है, और वो याओ को ऐसा दिखाना चाहती है कि उसका बेटा उसके कहे मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो दोनों के बीच में भी सोना स्टार्ट कर देती है और बहाना बनाती है कि उसके कमरे का एसी खराब हो गया है। अब किसी कपल के बीच में किसी की माँ आकर सोचा है, ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी माँ का ही साइड लेता है, इसलिए याओ भी उसमें कुछ भी नहीं कहती है। आगे जिस तरीके से माँ यहाँ पे रहना स्टार्ट करती है, वो याओ को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है और उनसे हैवी खाना बनाने के लिए कहती है। याओ उन्हें समझाती है कि आपके बेटे को तेल वाले खाने से प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो ज्यादातर सैलेड और सूप ही बनाती है, लेकिन माँ को ऐसा लगता है कि वो बहाना कर रही है, और वो उससे डांटते हुए कई सारी चीजें बनाने के लिए कहती है। और बॉयफ्रेंड भी इन सारी चीजों में इस बार भी अपनी माँ का ही साथ देता है। सब कुछ याद करने के बाद यंग मास्टर सोचता है कि वो इस बार इस बुढ़िया को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, वो इस बार इसे बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करेगा। माँ को अचानक से यहाँ पे देखकर बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि माँ आप अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई। माँ बताती है कि उसे पता चला था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो यहाँ पे आई है। तभी उनकी नजर यंग मास्टर पे जाती है और वो अपने बेटे से पूछती है कि ये लड़का कौन है। बॉयफ्रेंड बताता है कि ये उसकी वाइफ का भाई है। वो सोचती है कि ये भाई कहाँ से आ गया, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इसे नहीं देखा था। साथ ही यही
यही बात सुई भी सोच रही होती है। बाद में बॉयफ्रेंड सभी को समझाता है कि सच में ये लड़का उसकी वाइफ का ही भाई है और इसे वो हाल ही में मिला था। ये जानकर बूढ़ी औरत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो यंग मास्टर को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि इस तरीके से तुम्हें अपनी बहन के घर पे आकर नहीं रहना चाहिए। अगर नेबर तुम्हें यहाँ पे देखते हैं तो वो तुम्हारे साथ हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि ये मेरी बहन का घर है, मैं जितना समय चाहूँ इतना समय यहाँ पे रुक सकता हूँ। माँ पूछती है कि आखिर यहाँ पे आया किस लिए है। तब बॉयफ्रेंड बताता है कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपनी बहन को देखने के लिए आया है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ को क्या हो गया, जरा मैं भी तो जानूं। तब सू थोड़ा सा ताना मारते हुए कहती है कि पता नहीं उसकी तबीयत खराब भी है या फिर वह ऐसे ही आराम कर रही है। ये सुनकर तो बूढ़ी इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत गुस्सा हो जाती है और सबके सामने कहती है कि जल्दी से उसे बुला कर लेकर आओ, उसे मेरे सामने मुझसे मिलना होगा। यंग मास्टर कहता है कि उसकी बहन की हालत सच में खराब है, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन ये इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रही है। सुनकर बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम को खींचते हुए सोफे पे बैठाता है और कहता है कि मॉम एक मिनट मेरी बात सुन लो। फिर वो बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। वो मिस कैरेज की रिपोर्ट भी दिखा देता है, जिसे देखकर बूढ़ी इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। साथ ही वो रोने का नाटक भी करने लगती है और अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम्हें उस लड़की पे गुस्सा नहीं आ रहा है। इसके बाद वो सारा का सारा गुस्सा यंग मास्टर पे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन यंग मास्टर उसे ही बातें सुना देता है, जो कि ये बूढ़ी इंसान को ये बदतमीजी लगता है। इसलिए वो यंग मास्टर से कहती है कि जल्दी से मुझसे माफी मांगो और मेरे सामने झुक जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाएगा। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें थप्पड़ खाना है। बूढ़ी औरत कहती है कि क्या तुम मुझे थप्पड़ मारोगे, अगर मारना है तो मारो, मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर यंग मास्टर अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती है। तब बूढ़ी इंसान कहती है कि क्या तुम्हारे कहने पे मेरा बेटा मुझे थप्पड़ मार देगा, वो मेरा बेटा है, मुझसे पूछे बिना वो कुछ भी नहीं कह सकता है। तभी सू भी आ जाती है और कहती है कि आंट सही कह रही है, ये उनका बेटा है और उनके कहे मुताबिक ही सारा काम करता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कह देने से वो अपनी मॉम के ऊपर हाथ उठा लेगा। इनकी ऐसी बदतमीजी और बातें सुनकर यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पावर का यूज करता है और मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड को आदेश देता है कि वो अपनी माँ के ऊपर थप्पड़ लगाए। हरे सांप के स्केल कनेक्शन की वजह से बॉयफ्रेंड उसकी बातें सुन लेता है और ना चाहते हुए भी अपनी माँ के ऊपर थप्पड़ लगा देता है। थप्पड़ मारने के बाद अपनी माँ की परवाह करने के लिए बॉयफ्रेंड आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से आदेश आता है और वो फिर से थप्पड़ मारने लगता है। थप्पड़ खाने के बाद माँ रोने लगती है और कहती है कि शादी के बाद तुम बदल गए हो, और फिर वो नाटक करते हुए वहाँ से चली जाती है। सू भी उनके पीछे पीछे जाती है। रात को बॉयफ्रेंड सो रहा होता है, तभी गर्लफ्रेंड उसके पास मैसेज करती है कि तुम्हारी मॉम मेरे पास सो रही है, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे पास सोना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारी माँ के पास। मैसेज देखकर वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ ही सो रहा हूँ जो कि अब एक लड़का बन गई है, लेकिन मैं इस चीज को चेंज भी नहीं कर सकता हूँ। वो सोने जा रहा होता है, तभी यहाँ पे यंग मास्टर भी सोने के लिए आ जाता है। उसकी आहट से बॉयफ्रेंड जग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहता है कि ये मेरा ही रूम है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने रूम को छोड़ के किसी और रूम में जाकर सोऊंगा। बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप सो जाता है। हॉल में उसकी माँ काफी चिंता में बैठी होती है। तभी यहाँ पे सू आ जाती है, जो कि उन्हें अकेला देखकर पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। अब जो मॉम होती है उन्हें यंग मास्टर पे शक हो रहा होता है, इसलिए वो उसके बारे में सू से बात करती है और कहती है कि ये लड़का अचानक से कहाँ गया है और जब से ये आया हुआ है तब से मेरा बेटा मुझे बदला हुआ नजर आ रहा है। आज उसने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया है। ये सुनकर सू कहती है कि ये उसकी बस गलतफहमी है, लेकिन उन्हें अपने डॉटर इन लॉ को समझाना चाहिए क्योंकि वो कमरे से बाहर नहीं आई थी और उन्हें हेलो भी नहीं कहा था। ये सुनकर बूढ़ी औरत याओ को रात में परेशान करने का प्लान बनाती है और आधी रात हो जाने के बाद वो अपने बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ पे वो यंग मास्टर को याओ समझ लेती है और उसके बगल में जाकर सो जाती है ताकि वो उसे परेशान कर सके। लेकिन जैसे ही यंग मास्टर करवट लेती है, अपना एक हाथ बूढ़ी इंसान के ऊपर रखता है, वो उस पर चींटी काट देती है, जिस वजह से यंग मास्टर की नींद टूट जाती है और वो बूढ़ी औरत को एक लात मारकर पेट से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही बूढ़ी इंसान ड्रामा करने लगती है और तभी बॉयफ्रेंड की नींद भी टूट जाती है। दूसरे कमरे से सू भी इस कमरे में भागते हुए आती है और बूढ़ी औरत को संभालती है। साथ ही वो नाटक करने लगती है ताकि उनका बेटा अपनी वाइफ को सबक सिखाए, लेकिन इस समय सिचुएशन थोड़ी सी पेचीदा होती है, इसीलिए बॉयफ्रेंड तभी चीजें कैजुअली लेता है और इन दोनों को कमरे से जाने के लिए कहता है और कहता है कि गलती से हो गया होगा। माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो मास्टर का पैर देख लेती है जिसमें काफी सारे बाल होते हैं। ये देखकर उसे शक आता है और वो तुरंत ब्लैंकेट हटा देती है। यहाँ पे वो याओ को ना देकर उसके भाई यंग मास्टर को देखती है और क्वेश्चन करने लगती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। माँ और गर्लफ्रेंड दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कहीं बॉयफ्रेंड को लड़के तो पसंद नहीं है ना। अब बॉयफ्रेंड भी इन दोनों को समझाता तो कैसे समझाता, वो इन्हें फिर भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। तभी यंग मास्टर के पास मैसेज आता है कि उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। इसका मतलब है कि याओ ने अपने बॉयफ्रेंड को जो कुछ भी दिया था वो बीच में ही खारिज हो जाएगा। इसीलिए वो बिना डरे अपने बॉयफ्रेंड की माँ और सू को बता देती है कि वो याओ है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को सच्चाई बताने के लिए कहती है। ऑर्डर मिलते ही वो बकबक करके सभी को सच्चाई बताने लगता है कि ये सारी चीजें किस तरीके से हुई थी। साथ ही वो बंधन के बारे में बताने लगता है। ये सब जानकर उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सू उन्हें बीच में ही रोक देती है और कहती है कि अब हमें इस लड़की या फिर इस लड़के से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके पास जो कुछ भी है उसने अपनी सारी चीजें अपने बॉयफ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया है। इनकी बातें सुनकर वो इनके साथ मजे लेने का फैसला करती है और कहती
कहती है कि अगर मैं तुम तीनों को यहीं पे छोड़ के अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे। ये सुनकर बॉयफ्रेंड की माँ कहती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। वो पैसे नहीं मानता है, तब वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगी। ये सुनकर यंग मास्टर इन पे हंसता है और कहता है कि मेरी कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के बाद उनमें से थोड़ी से पैसे देकर मुझे चाहते हो कि मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँ। बॉयफ्रेंड कहता है कि लेना है तो लो, नहीं तो अब जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है उनमें से 1 फूटी कौड़ी भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और तभी यहाँ पे यंग मास्टर का वकील आ जाता है जो कि सभी को बताता है कि जो कुछ भी यंग मास्टर का अपना है वो सब कुछ अभी भी उनके पास ही है। साथ ही वो पेपर्स भी दिखाने लगता है जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो रहे होते हैं। बॉयफ्रेंड तुरंत पेपर को लेता है और चेक करने लगता है। यंग मास्टर कहता है कि इस पेपर पे एक लड़की का साइन है। जब मैं लड़की थी तब मैंने तुम्हें ये सारी चीजें तुम्हें दिया था, लेकिन अब तो मैं एक लड़का हूँ ना, मेरा सब कुछ पहले से पूरी तरीके से बदल चुका है और मैं भी अब पूरी तरीके से बदल गया हूँ। इसलिए सब कुछ बदलने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही खारिज कर दिया गया। सब कुछ वापस से यंग मास्टर का हो जाता है, जो कुछ भी इन्होंने इससे छीनने की कोशिश की थी। अब सब कुछ वापस मिल जाने के बाद यंग मास्टर उसी गैंग वाले लीडर टैंक को वापस से बुलाती है। उसे सही सलामत देखकर सभी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने तो ऊंची बिल्डिंग से जंप किया था ना। टैंक बताता है कि उस समय सिर्फ 2nd माले से उसने जंप किया था, जिस वजह से उसकी कुछ हड्डियां टूटी थी, लेकिन वो कुछ समय के बाद ही ठीक हो गई। फिर वो लोग पूछते हैं कि तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टैंक बताता है कि अभी भी मेरा कर्जा तुम्हारे ऊपर से भी गया नहीं है। वैसे भी यंग मास्टर मेरे मास्टर है और यहाँ पे मैं अपने कर्ज को पूरा करने के लिए आया हूँ और इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सू को अपने साथ लेकर जाने लगता है। सू लास्ट टाइम उससे माफी मांग रही होती है कि वो उसे माफ कर दे जो कुछ भी उसने साथ किया था, लेकिन यंग मास्टर उसे माफ नहीं करता है। उसके चले जाने के बाद यंग मास्टर तो अपने बॉयफ्रेंड को अपना नौकर बना देती है। पहले तो उसके कार्ड को उसे ले लेती है ताकि वो पैसों का यूज ना कर पाए और इसके बाद वो उससे घर का टोटल काम कराती है। दूसरी तरफ उसकी माँ भी किसी तरीके से अपना जीवन बिता रही होती है। वो सब्जियों को बेचकर अपने एक दिन का गुजारा कर रही होती है। राह चलते लोग उसे खाने के लिए कुछ दे देते थे, लेकिन जब भी उसे अपने बेटे की याद आती वो उसके पास कॉल करती। बेटा उसकी कॉल को कट कर देता क्योंकि बात करने की वजह से बॉयफ्रेंड को भी हमेशा सजा मिलता, इसलिए बॉयफ्रेंड अपनी माँ से बात नहीं कर पाता। उधर वो गैंगस्टर सू को बड़े ही बेरहमी से उसके साथ गलत करने के बाद उसे जान से मार दिया होता है, जिस वजह से वो कैद में होता है। फिर भी यंग मास्टर उनमें से किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाती है। धीरे धीरे सब कुछ जब बर्बाद हो जाता है तब बॉयफ्रेंड यंग मास्टर से कहता है कि तुमने कहा था कि मैं अगर तुम्हारी बात को मानता हूँ तो ये सारी चीजें मेरे हाथों पे जो बनी है वो खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हारे जंगल से आजाद हो जाऊंगा। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैंने तो बस तुम्हें अपनी बातों में फंसाया था। तुम्हें क्या लगता है तुम झूठ बोल सकती हो, मैं नहीं बोल सकती हूँ। तुम्हें हर बार अपने दिमाग का यूज करके कोई भी कदम बढ़ना चाहिए। तुम्हें 2nd लाइफ मिली थी और इस लाइफ में भी तुम मुझे बर्बाद करने के पीछे पड़े थे, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तो तुम खुद ही देख सकते हो। वैसे भी तुम्हारी गलती यही है कि तुम्हें हमेशा मेरे सामने एक नौकर बन के ही रहना होगा और तुम मेरे नौकर ही बन के रहोगे और यही तुम्हारी सजा है। तो इसी सीन पे इस ड्रामे का दिन हो जाता है और हमारी हीरोइन इस तरीके से लोगों से बदला लेती है जिन लोगों ने भी उसके साथ गलत किया था। आपको कहानी का एंड कैसा लगा? अगर आपको भी 2nd लाइफ मिलता तो क्या आप हमारी हीरोइन की तरह ही डिसीजन लेते, अपने जेंडर को बदलकर उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने आपकी पुरानी जिंदगी में आपके साथ गलत किया था, या फिर आपका डिसीजन कुछ और होता? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आप हमारे सभी वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।